नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका हमारे ग्रो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज हम डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास के लिए जुड़े हैं और ये क्लास 12th होगी, जिसमें हम अर्थक्वेक यानी भूकंप को कर रहे हैं। पार्ट 1 में ऑलरेडी इसका आपको मिल जाएगा, पीछे अपलोड कर चुका हूं। आज हम पार्ट 2 पर बात करेंगे। तो आज हम किस पर बात करेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास है जो वो हो चुकी है, जिसने भी ना देखा हो वो पीछे वाली क्लास को जाकर के देख ले। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है ताकि आपको सब कुछ है जो वो एक जगह पर मिल जाए। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है इसकी स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति को लेकर कि सर भूकंप के लिए क्या रणनीति है। तो देखो, रणनीति की अगर बात करें तो इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो सर क्या होगी कि आपदा से पहले की रणनीति। आपदा से पहले की क्या है, मतलब प्री डिजास्टर। ठीक है, तो प्री डिजास्टर रणनीति। ठीक है, प्री डिजास्टर का मतलब आपदा से पहले की रणनीति। दूसरी होगी क्या, पोस्ट डिजास्टर रणनीति। पोस्ट डिजास्टर मतलब आपदा के पश्चात। ठीक है, आपदा के पश्चात। अब मैं प्री की बात करूं तो प्री में दो चीजें होंगी। इसमें हम दो टाइप की स्ट्रेटजी बनाएंगे। एक हमारी होगी क्या, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, और एक होगी हमारी मीडियम। ठीक है, एक हमारी होगी मीडियम कि भाई मीडियम टर्म आप मान लीजिए, मध्यकालीन कि भाई पहले तो लॉन्ग टर्म हमें काम करना है कि भाई आपदा से पहले हमें क्या क्या चीजों को देखना होगा। दूसरा होगा हमारा मीडियम टर्म, और तीसरा जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी होगी कि भाई तुरंत जब हुआ है तो हमें क्या करना है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म हो गया। ठीक है, तो तीन पार्ट में इसको सॉरी बांटेंगे, मैंने दो बोल दिया था। ठीक है, एक लॉन्ग हो गया, एक मीडियम। वैसे लॉन्ग शॉर्ट दो बोलते हैं, लेकिन हम बीच में एक मीडियम भी ले रहे हैं क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनको थोड़ा बहुत सुधार यहाँ पर करने की जरूरत रहती है। ठीक है, इसके अलावा पोस्ट डिजास्टर हो गया कि आपदा अब तो सर हो चुकी, जो होना था वो हो गया। अब बताओ कि कैसे इसकी तैयारी है जो वो आप करेंगे। इसकी तैयारी यानी कि प्रिपेयर्डनेस के लिए इसमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो वो सारी चीजों को आज डिस्कस हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी सर यहां पर क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा क्या, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो लॉन्ग टर्म में यानी कि दीर्घकालीन स्ट्रेटजी की अगर रणनीति की अगर बात करें, लिख देता हूं दीर्घकालीन। ठीक है, दीर्घकालीन। लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो आप समझ रहे होंगे कि सर लॉन्ग टर्म में यहाँ पर जो सबसे पहली चीज हमको यहाँ पर ध्यान देनी है वो क्या है, वो है यहाँ पर कि सर बिल्डिंग्स के कोड्स बना दो, इमारतों के कोड्स बना दो, रीडिफाइन करो बिल्डिंग कोड्स को। इससे क्या होगा, इससे हम क्या है कि बहुत आसानी से वल्नरेबल बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो रीडिफाइनिंग द बिल्डिंग कोड्स, बिल्डिंग कोड्स। ठीक है, इमारतों के या की इमारतों की पुनर्रचना के लिए कोड बनाए, कोड। ठीक है, कोड बनाए, कोड निर्धारित किए जाएं। ठीक है, इमारतों की पुनर्रचना के लिए कोड निर्धारित किए जाएं। रीडिफाइन करना होगा किसको, बिल्डिंग कोड्स को। अगर बिल्डिंग कोड्स को रीडिफाइन करने की बात करते हैं तो क्या है कहने का मतलब कि सर इससे क्या होगा कि आपने जैसे ही कोडिंग सिस्टम कर दिया, कोड बना दिया कि ये वाली बिल्डिंग है जो वो ए कोड की है, ये बी कोड की है, सी कोड की है, एक्स वाई जी जिस भी कोड की। ठीक है, उनका सबका डिफाइन कर दिया कि ए वाली है जो मजबूत कैटेगरी है, बी वाली है जो वो कम मजबूत है, सी वाली है जो बिल्कुल झज्जर अवस्था में है, डी वाली है जो वो बिल्कुल आज ही आप अगर छू भी दिया किसी ने तो गिर जाएगी। मतलब कहने का कि अगर इस तरीके का कुछ कोडिंग सिस्टम आप कर देंगे तो कोडिंग सिस्टम से क्या हो जाएगा, वी कैन इजिली आइडेंटिफाई, मतलब इसके कारण हम पहचान कर पाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि किन बिल्डिंग्स का, जो कि वल्नरेबल संवेदनशील इमारतों की पहचान कर पाएंगे। संवेदनशील इमारतों की पहचान। ठीक है, पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ
वल्नरेबल बिल्डिंग्स। ठीक है, जो वल्नरेबल बिल्डिंग्स है उनकी हम क्या है पहचान कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं आप इस बात को कि रीडिफाइनिंग द बिल्डिंग कोड्स। ठीक ठीक है साहब, एक हो गया। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में हमारी क्या रहनी चाहिए। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में अगर सेकंड पॉइंट की बात करूं तो सेकंड पॉइंट में आप ये समझिए कि इसमें हमें यहाँ पर क्या है कि लॉज है जो है ना, लॉज रिलेटेड टू द अर्थक्वेक, दे शुड बी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड। इनको क्या है प्रॉपर्ली हमें कार्यान्वयन कराने की जरूरत है। तो आप लिखिए यहाँ पर कि कानूनों का ठीक से कार्यान्वयन होना चाहिए। ठीक है, लॉज शुड बी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड, लॉज शुड बी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड। जो कानून है उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट कराने की जरूरत है। तीसरी बात अगर इसमें कहेंगे तो क्या है कि यहाँ पर हमें नई जो भी इमारतें बन रही हैं वो कैसी होनी चाहिए, वो भूकंप रोधी इमारतें होनी चाहिए, मतलब अर्थक्वेक सेफ बिल्डिंग्स है जो उनका निर्माण होना चाहिए। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हमारी ये रहेगी कि भाई आगे से जो भी आप इमारतें बनाए उस पर क्या ध्यान रखना है कि भूकंप रोधी इमारतें यहाँ पर होनी चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि सर अर्थक्वेक सेफ बिल्डिंग्स should be constructed in future। समझे, भविष्य में देखो, भविष्य में भूकंप रोधी इमारतों का निर्माण होना चाहिए। भूकंप रोधी इमारतों का जो है वो निर्माण है जो वो यहाँ पर होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, तो अर्थक्वेक सेफ बिल्डिंग्स हैं जो उनका निर्माण यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, चौथी बात अगर यहाँ पर कहें, सर चौथी बात यहाँ पर क्या होनी चाहिए, तो चौथी बात आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की यहाँ से मदद करनी होगी, जिससे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मदद से हमें क्या करना होगा कि इन्वेस्टमेंट है जो उसको R&D में बढ़ाना होगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे देश में क्या है, R&D की अगर बात करेंगे तो हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी भी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो 0.6% ऑफ GDP होता है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की जरूरत है। ठीक है, तो R&D को यहाँ पर बढ़ावा देने की जरूरत है, जिसके लिए हमें क्या है इन्वेस्टमेंट का मतलब निवेश को यहाँ पर बढ़ाना होगा। ठीक है, निवेश को बढ़ाना होगा। 0.6% जो इन्वेस्टमेंट ये आएगा कहां से, पैसा डालने के लिए निवेश बढ़ेगा तब। ठीक है, तो इन कामों के लिए R&D को बढ़ाना होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लीजिए कि जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे कि दिल्ली मेट्रो का पिलर ले लीजिए, दिल्ली मेट्रो। अब दिल्ली मेट्रो के जो पिलर बने हैं ना, ये क्या कितने बड़े हैं, 9.9 की इंटेंसिटी के हैं, इंटेंसिटी। ठीक है, मतलब अगर इतनी इंटेंसिटी से भी कोई अर्थक्वेक आता है तो दिल्ली के जो दिल्ली मेट्रो के जो पिलर्स हैं इनको कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो 9.9 की जो इंटेंसिटी से आने वाले भूकंप झटके हैं उनको भी इन्होंने यहाँ पर, तो क्या इसके लिए क्या किया होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया होगा। रिसर्च के लिए क्या पैसे लगे होंगे, तो पैसे कहां से आएंगे, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात इसमें कही जा रही है। इसके अलावा क्या है यहाँ पर जनता की के लिए क्या है कि बेसिक फैसिलिटीज है जो वो भी बेहतर करने की जरूरत है। 5वां पॉइंट आप इसमें लिख लीजिए, बेसिक फैसिलिटीज को यहाँ पर बढ़ाने की जरूरत है। बेसिक फैसिलिटीज कहां पर, बेसिक फैसिलिटीज कहां पर, बेसिक फैसिलिटीज मतलब कहने का कि जब भी कभी अर्थक्वेक आए तो वहां पर ऐसा ना हो कि बेसिक फैसिलिटीज हमारी टूट जाए। ठीक है, तो जनता की जरूरत की जो सुविधाएं हैं, ठीक है, उनको आपको उपलब्ध कराना होगा। बेसिक फैसिलिटीज शुड नॉट हैम्पर। ठीक है, शुड नॉट हैम्पर। तो इसके लिए हम बेसिक फैसिलिटीज का मतलब समझे, बेसिक फैसिलिटीज शुड नॉट हैम्पर एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, मतलब भूकंप के समय पर
भूकंप के समय पर, लिखो समय पर बुनियादी बुनियादी आवश्यकताएं बुनियादी आवश्यकताएं खराब या की कमी ना हो, की कमी ना हो। ठीक है, ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ठीक है, कि बुनियादी चीजों की यहाँ पर कमी नहीं देखनी चाहिए, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। बुनियादी चीजों में क्या है कि जैसे क्या होता है, भूकंप आ जाता है तो पानी की फैसिलिटी है, वाटर फैसिलिटी, ठीक है, ये है जो खराब हो जाती है। आप कहेंगे कि सर रोड है, जो रोड फैसिलिटी, कम्युनिकेशन आप कह सकते हैं, रोड फैसिलिटी खराब हो जाती है। आप कह सकते हैं कि सर मोबाइल के टावर टूट जाते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी ये खराब हो जाती है। कम्युनिकेशन, संचार, कम्युनिकेशन, ठीक है, संचार है जो, ये खराब हो जाता है। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना होगा कि ये सब जो बुनियादी चीजें हैं, एक्सेट्रा लिख लो, ठीक है, जो बुनियादी चीजें हैं वो ना खराब हो जब अर्थक्वेक वगैरह आए। तो यही तो लॉन्ग टर्म होगी। तो लॉन्ग टर्म का मतलब समझे कि सर लॉन्ग टर्म में आपने क्या बता दिया, लॉन्ग टर्म में आपने 4-5 चीजें बता दी। एक तो आपने बोला कि सर बिल्डिंग के कोड्स, बिल्डिंग गिर जाती है तो उनको हम कोडिफाई करते हैं। अगर कोडिफाई कर देंगे तो आसान क्या हो जाएगा हमारे लिए, सर पता चल जाएगा कि कौन सी बिल्डिंग किस स्तर की है, उसका वहां पर ठीक किया जा सकता है। तो पहले तो कोड बनाओ, पहला काम, ठीक करना बाद में देखेंगे, पहले कोड बनाओ। दूसरी बात क्या है कि जो भी वहां पर कानून है, कि भाई कानून अगर बना है कि इस तरीके से कोई है, अगर रोड बनानी है ना, पहाड़ को काटना है, तो उसके लिए नियम बनाए कि भाई अगर 99 किलोमीटर से बड़ी अगर आप रोड बना रहे हो तो आपको एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की परमिशन लेनी होगी। आप क्या करते हो कि उसके टुकड़े कर देते हो, है ना, कि 100 आप क्या करोगे कि अलग अलग वेंडर्स को देना है आपको, तो आप क्या करोगे, एक 50 वेंडर से आप कोटेशन मांग लोगे। और क्योंकि आपको पता है कि 100 किलोमीटर के ऊपर की अगर रोड बनानी है तो एनवायरमेंट मंत्रालय से लेनी होगी परमिशन। तो अब बात यह है कि एनवायरमेंट मिनिस्टर तक न जाना पड़े, तो उसका तरीका क्या है, 99 की बांट दोगे, 100 नहीं होने दोगे उसको। ठीक है, तो ये सब चालबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये प्राकृतिक चीजें हैं। प्राकृतिक चीजों में आप 99 करके रोड कटवा दोगे अपने पहाड़ को, लेकिन पहाड़ तो अनस्टेबल हो गया ना बेटा। तो पहाड़ का बेस ही जब खत्म हो गया तो गिर नहीं जाएगा नीचे का, लैंडस्लाइड नहीं हो जाएगा, भूकंप नहीं आ जाएंगे इस जगह पे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जो वो यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, इसके अलावा कह रहे हैं अर्थक्वेक सेफ बिल्डिंग्स है जो उनको कंस्ट्रक्शन करना है फ्यूचर में। इसके अलावा यहाँ पर कहा जा रहा है कि R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को यहाँ पर बढ़ावा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि पैसे जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तब तक क्या है कि रिसर्च नहीं हो पाएगी। रिसर्च नहीं हो पाएगी तो कैसे पता चलेगा कि किस जगह पे आप किस लेवल की बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो। रिसर्च पर बढ़ावा देने की जरूरत है, सेफ बिल्डिंग्स बनाने की जरूरत है। इसके अलावा जो बेसिक फैसिलिटीज टूट जाती हैं इनको भी ठीक करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये तो होगी लॉन्ग टर्म। अब मैं अगर बात करूं कि भाई शॉर्ट टर्म वाली बता दो, सुनो, शॉर्ट टर्म वाली की अगर मैं बात करूं कि सर शॉर्ट टर्म वाली बता दो, ठीक है, तो चलो शॉर्ट टर्म वाली की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं शॉर्ट टर्म वाली की बात कर रहा हूं बेटा, तो ये समझो आप कि कहां गया, ये यही है ना, नहीं ये नहीं है, ये है। ठीक है, तो यहां पर आप लिखो मध्यमकालीन, पहले लिखो आप मध्यमकालीन। ठीक है, तो अभी हम क्या है मध्यमकालीन के बारे में बात करेंगे पहले। ठीक, लॉन्ग टर्म कर लिया, अब क्या है मीडियम टर्म के बारे में बात करते हैं। तो सर मीडियम टर्म क्या होता है, मीडियम टर्म भी कोई चीज है क्या? मीडियम टर्म का मतलब है कि जैसे आपने आइडेंटिफाई कर दिया, कोडिंग वोडिंग कर दी, अब पता चल गया, कोडिंग कर लिए कि ये वाली हमें आगे की नई बिल्डिंग्स इस ए कोड की बनानी है, मतलब ये सारे पैरामीटर्स फॉलो करके बड़ी बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बनाएंगे। लेकिन जो बिल्डिंग्स पहले से बनी हुई है उनका क्या करोगे? तो अगर वो उस स्थिति में है कि हमारी जो हमने नियम बनाए उन नियमों का पालन कर पा रही है तब तो ठीक है, नहीं कर पा रही है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रेट्रोफिटिंग। जानते हैं शब्द को, रेट्रोफिटिंग, इस शब्द को जानते हैं, परिचित हैं शब्द से या नहीं परिचित हैं? रेट्रोफिटिंग, रेट्रोफिटिंग, इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं, रेट्रोफिटिंग। अगर इस शब्द से परिचित हैं तब तक बहुत बढ़िया। रेट्रोफिटिंग का मतलब होता है कि सर एक बात बताओ कि सर भूकंप संवेदनशील जो क्षेत्र है, उस संवेदनशील क्षेत्र में जो कमजोर इमारतें हैं, उन कमजोर इमारतों के साथ ऐसा थोड़ी ना करोगे कि गिरा दोगे। आप अभी यहाँ पर अतिक्रमण इतना ज्यादा हो रहा है, उसको जरा सा गिराने जाते हो तब तो बवाल मच जाता है। तो बात यह है कि जब सबको गिरा नहीं सकते तो क्या करेंगे, हम उनकी मरम्मत करवा दें। तो इस शब्द का मतलब है मरम्मत करवा देना। ठीक है, मरम्मत, ठीक है, इस शब्द का मतलब है मरम्मत करवा देना। ठीक है, तो रेट्रोफिटिंग है जो वो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ठीक है, तो तोड़ना नहीं है, हमें क्या है मरम्मत करवा देना, मतलब एक्स्ट्रा सपोर्ट यहाँ पर देने की जरूरत है, एक्स्ट्रा सपोर्ट।
तो सर पहली बात ये हो गई, ठीक है, मध्यम कालीन में कि सर जिन बिल्डिंग्स के हमने कोड बनाए थे उसमें से जो जर्जर अवस्था में जो जरा सा भी लग रहा है इनको हमें गिराना नहीं है, लेकिन कुछ हमें इसमें चेंज करने की जरूरत है, तो वो क्या है, रेट्रोफिटिंग यहाँ पर करना, ठीक है। रेट्रोफिटिंग के अलावा दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि सर भूकंप जो है उसके लिए आपको लोगों को बताना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए भूकंप में क्या है, साहित्य का विकास होना, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थक्वेक पर आपको बुक्स या मैनुअल्स हैं जो वो पब्लिश करना होगा। तो दूसरी बात आप यहाँ पर लिख सकते हो कि भूकंप के लिए, भूकंप की जागरूकता के लिए, जागरूकता के लिए साहित्य का विकास, साहित्य का विकास, ठीक है। यहाँ पर आप साहित्य का विकास कर दो, मैनुअल्स बना लो, थोड़ा सा साहित्य समझ रहे हैं, बुक्स वगैरह, जैसे कि आपने क्या है कि कुछ पैम्फलेट्स छपवा लिए, पैम्फलेट्स, ठीक है, आपने कुछ बुक्स में इसकी जानकारी दी, कुछ मैगजीन्स में इसकी जानकारी बार बार आ रही है, ठीक है। आप कह सकते हो कि सर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, तो बेसिकली ये चीज है, ठीक है। इसके अलावा आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हो, सोशल मीडिया, ठीक है। जागरूकता के लिए आप डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हो, इसके अलावा आप न्यूज़पेपर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपने एक पॉइंट ये ले लिया कि सर जागरूकता के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर साहित्य का विकास हमें यहाँ पर करना होगा, ठीक है। और अलग अलग एंटरटेनमेंट के माध्यम से यहाँ पर ये बताने की जरूरत है कि किस तरीके से लोगों को मतलब हमें क्या है कि समुदायों के पास है जो वो जानकारी देनी होगी, ठीक है। तो एक तो आपने साहित्य का विकास कर लिया, दूसरा आपने क्या समुदाय को ले लिया, ठीक है। मेन क्या है मध्यम कालीन में आपको लोगों को ये बताना है, सचेत करना है कि क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, तो वो सब इनमें मैनुअल साहित्य में छापो कि ये स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। तो और दूसरा क्या है, समुदाय को परिचित कराना। तीसरा पॉइंट लेना है कि भूकंप के क्षेत्र में रहने वाले, भूकंप के क्षेत्र में रहने वाले समुदाय को परिचित करवाना होगा, ठीक है। एक तरीके से क्या है कि समुदाय, क्योंकि ये गांव वगैरह में अगर छोटी छोटी जगहों पर भूकंप आते हैं तो उन जगहों पे अगर समुदाय को एक करा दिया जाएगा, अवेयर करा दिया जाएगा, तो वो क्या है कि अपनी पूरी कम्युनिटी में ये बात फैलाएगा कि कैसे कैसे यहाँ पर आप बच सकते हो, क्या क्या स्टेप्स है जो वो लेने हैं भूकंप के टाइम पर, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसके अलावा एनजीओस की मदद, एनजीओस, फोर्थ पॉइंट आप लिख लो, एनजीओस, एनजीओस की मदद लेकर के आप यहाँ पर डीएम साहब क्या करें कि सम्मानित करें, कैंपेन चलाएं, सम्मानित करें, एनजीओस को बुलाएं, कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बुलाएं, है ना, और उनको बोलें कि भाई आप लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एनजीओस जो अर्थक्वेक पर एक्टिव हैं उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाए, सम्मानित करना, और जागरूकता के लिए इनको बोलना कि भाई आप बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब ये सारी चीजें हमें करें, इनका मतलब हौसला बढ़ाना कि यहाँ पर लोगों को बचाया जा सके जहां पर भी अर्थक्वेक आता है। समझे आप? पहली प्रॉब्लम, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हमने क्या बनाई, लॉन्ग टर्म हमने स्ट्रेटजी बनाई कि सर बिल्डिंग्स के कोड को, पहले बिल्डिंग को पहचान लिया और आगे के लिए बता दिया कि कैसे कैसे बिल्डिंग बनानी है। तो मतलब कहने का आपने नियम बना दिए कि बिल्डिंग्स के क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है जो वो होनी चाहिए कि भाई इस जगह पर अगर बिल्डिंग बना रहे तो इस लेवल की बनानी है, इतना लोहा डालना है, इतना वो डालना है, ठीक है। आप लोग अगर देखते होंगे सोसाइटीज वगैरह में जो बनते हैं तो उनको क्या क्लियरेंस लेने पड़ते हैं, लेकिन आपके घर वाले, आप जो अपना घर बना रहे हो उसको थोड़ी ना कोई क्लियरेंस लेना, लेकिन सोसाइटी में अगर बनाओगे तो आप ऐसे नहीं बना सकते आप, क्योंकि वो ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, ठीक है। तो आपको क्या क्लियरेंस लेना होता है कि आपने अर्थक्वेक प्रोन बनाया है या नहीं बनाया, वरना वो गिरेंगी तो सोचो कितना लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जैसे वहां पर आपने नियम बना रखे हैं तो वैसे यहाँ पर अपने लॉन्ग टर्म में नियम बनाती है। अब बात यह कि नियम के दौरान हमें कुछ नई बिल्डिंग्स के नियम तो बन गए, लेकिन पुरानी बिल्डिंग्स का क्या, जो ऑलरेडी होती, जो मरम्मत की जरूरत थी जिनको, तो उनको मरम्मत दे दी है हमने। मीडियम टर्म स्ट्रेटजी बनाई कि भाई सबसे पहले लॉन्ग टर्म बनाते हैं फिर मीडियम टर्म। अब जब मीडियम टर्म हमारी तैयार होगी, इसी मीडियम टर्म में हमने क्या रखा, जागरूकता, कि लोगों को क्या है जागरूक कर दो, ताकि जब ये होने वाला हो या जब भी आपको अर्थक्वेक से रिलेटेड किसी भी स्टेज पर आप हैं तो उस स्टेज पर आपको क्या करना है, उस स्टेज पर आपको कौन सा एक्शन लेना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समझ गए? अब आते हैं यहाँ पर आगे की बात पर कि भाई सर शॉर्ट टर्म में यहाँ पर क्या करना होगा, शॉर्ट टर्म में यहाँ पर क्या करना होगा, या फिर यूं कहें कि शॉर्ट टर्म कहें या यूं कहें कि सर स्ट्रेटजी बताइए आप पोस्ट डिजास्टर की, डिजास्टर जब हो जाएगा तो आपको क्या करना है, ठीक है। क्योंकि
चलो एक साथ ही लेते हैं, ठीक है, एक साथ ही लेते हैं, शॉर्ट टर्म अलग से कुछ नहीं करेंगे, उसी को आप शॉर्ट टर्म भी कह सकते हैं, मीडियम वाले को भी, ठीक है, या इसको कह लीजिएगा पोस्ट डिजास्टर में। डिजास्टर अब तो हो चुका है, तो क्या करेंगे, ठीक है, समझे। यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, मैंने समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई देखो, प्री डिजास्टर आपको तीन है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होगी, एक मीडियम टर्म, एक शॉर्ट टर्म। तो बेसिकली मीडियम शॉर्ट एक ही है, ठीक है, मीडियम शॉर्ट एक ही है। मीडियम में आप ये कर लो कि लॉन्ग टर्म में जो आपने स्टेप्स लिए हैं उनको आप यहाँ पर क्या करो, उनको आइडेंटिफाई करके उनको यहाँ पर ठीक करने की कोशिश करो। शॉर्ट टर्म में मतलब ये कि अगर आ ही गया है आपदा, तो आपको क्या क्या स्टेप लेने हैं, क्या क्या स्टेप लेने हैं, मतलब ये जागरूक करना, लोगों को जागरूक करना, मेन जागरूकता वाला पार्ट इस पर रहेगा कि लोगों को ये जागरूक आपको करना पड़ेगा कि जब आप आपदा में आ जाए तो भाई कैसे बचना है। भूकंप आ रहा है तो आपको क्या है कि इसके नीचे खड़ा हो जाना है, जो ये होती है दीवार, छज्जा होता है आप कह सकते हो, उसके नीचे आपको खड़ा हो जाना है। क्योंकि सबको, मतलब आपने घर बनते हुए देखा होगा, जब आपने अपना घर बनते हुए देखा है तो आपने देखा होगा सर घर तो बीम पिलर पे बनता है, तो बीम पिलर पे जो होता है वही सबसे ज्यादा मजबूत होता है, बाकी दीवारें तो बस बीच बीच में फिट कर दी गई हैं, ये तो निकल जाएंगी, लेकिन जो बीम पिलर है वो तुरंत नहीं टूटेगा, तो आपको उसके नीचे खड़ा हो जाना है, बचना है अगर तो, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि कोई मजबूत सी कोई चीज जैसे टेबल है, डाइनिंग टेबल वगैरह, उसके नीचे घुस जाना ताकि सर बचे आपका, क्योंकि हाथ पैर टूटेंगे तो बन जाएंगे, लेकिन सर अगर फट गया तो फिर बड़ी समस्या यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब पोस्ट डिजास्टर पर सीधे आते हैं हम कि सर पोस्ट डिजास्टर पे क्या कर सकते हैं, कि अगर मान लीजिए कि, ठीक है, तो यहाँ पर आप डालो पोस्ट डिजास्टर। चलो इसको भी ऐसे ही बताता हूं मैं, ठीक है। सर पोस्ट डिजास्टर पे हमें क्या करने की जरूरत है, आपदा के बाद। अब क्या होता है बेटा आपदा पश्चात, अब होता क्या है, आप ये समझो कि आपदा जब आती है ना तो उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है। आपदा के पश्चात सबसे पहला काम जो करना है वो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। क्या मतलब हुआ इसका, कि जब बेटा आपदा आएगी तो चोरी डकैती ये सब चीजें बढ़ जाए, लोग हैं जो वो मजा करने लगते हैं, क्या है कि यार यहाँ तो लोग पड़े हुए हैं, पता चला बढ़िया सी सोने की चेन पहनी हुई है, उसको तो बचाने के लिए आएंगे जो लोग, वो पहले क्या करेंगे, चोरी छिनैती ये सारी चीजें हैं जो वो शुरू कर देते हैं ना। तो अपराध को यहाँ पर, अपराध जैसे कि चोरी छिनैती ये सब चीजें बढ़ जाती हैं, ठीक है। अपराध को रोकना, ठीक है, अपराध को यहाँ पर रोकना, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरी बात क्या है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाने होंगे आपको। क्या, रेस्क्यू ऑपरेशंस, रेस्क्यू ऑपरेशंस का मतलब है कि लोगों को बचाने के लिए, जब तो लोग फंस गए तो फंसे हुए, पहले जो फंसे हुए लोग हैं उन लोगों को यहाँ पर निकालना, फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना, फंसे हुए लोगों को यहाँ पर आपको बाहर निकालना होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो और क्या करना होगा, इसके अलावा अगर बात करें तो और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर है जो वो मेडिकल फैसिलिटी है जो वो पहुंचानी होगी, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी समझे कि भाई जो लोग चोट वोट लगी है उनको क्या है तुरंत, चोटिल लोगों को, चोटिल व्यक्तियों को फर्स्ट एड, फर्स्ट एड समझते हैं, फर्स्ट एड, फर्स्ट एड स्कूल में एक डब्बा बनाते होंगे इसमें पट्टी रख देते होंगे, डिटॉल रख देते हैं, तो फर्स्ट एड है जो वो सबसे पहले लोगों को तुरंत त्वरित है जो वो पहुंचाया जाए, मदद है जो वो पहुंचाई जाए, ठीक है। तो ये चीज इसके अंदर रख सकते हैं आप। इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि जो मृत शरीर हैं उनके लिए सर्च एंड लुकआउट ऑपरेशंस, मृत शरीरों को बाहर निकालना, ठीक है, मृत शरीरों को बाहर निकालना, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं सर्च एंड लुकआउट ऑपरेशंस, सर्च एंड लुकआउट ऑपरेशंस है जो वो यहाँ पर चलाना, ठीक, ये बात आप बोल सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं यहाँ पर अगर कहा जाए तो
फूड और जो वाटर सप्लाई है वो यहाँ पर उनकी आपूर्ति करना है, क्योंकि लोग जो फंसे हुए हैं उनको खाना, है ना, खाना खाना आप देना, है ना, खाना हो गया, भोजन हो गया, जल हो गया, इन सबकी आपूर्ति, खाना, भोजन एवं जल की आपूर्ति, खाना भोजन जल की आपूर्ति, ये चीजें आपको यहाँ पर करनी होंगी, ठीक है। खाना भोजन जल हो गया, इसकी आपूर्ति है जो वो यहाँ पर करवाइए। इसके अलावा अगर कहा जाए तो यहाँ पर क्या है कि आपको जो अफेक्टेड लोग हैं उनको क्या है कि टेंट वगैरह की रहने की सुविधा आप करवाओ, है ना। तो जो पीड़ित हैं, पीड़ित लोगों को टेंट की सुविधा, पीड़ित लोगों को टेंट की जो है वो सुविधा है जो वो यहाँ पर आपको देना चाहिए, ठीक है। पीड़ित लोग हैं जो उनको आपको टेंट की सुविधा देने की जरूरत है। इसके अलावा अगर कहें तो यहाँ पर आपको जो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज बंद हो गई हैं उनको वापस से स्टार्ट कराना होगा, है ना। आप लिख सकते हैं स्टार्ट द कम्युनिकेशन फैसिलिटी ASAP, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी है जो वो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज है जो, है ना, कम्युनिकेशन संचार की जो सुविधाएं हैं, संचार की सुविधाएं, संचार, ठीक है, संचार की जो सुविधाएं हैं उनको आपको क्या करना है, उनको यहाँ पर बेहतर करने की जरूरत है, ठीक है, उनको यहाँ पर बेहतर करने की जरूरत है। इसके अलावा यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि सर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मतलब XYZ जो भी है वो सारी चीजें आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पोस्ट डिजास्टर यहाँ पर करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो सरकार ने कुछ गाइडलाइंस वगैरह दी है क्या, है ना, सरकार ने कुछ गाइडलाइंस दी है, तो आपको ये भी यहाँ पर लिखना होगा कि जो NDMA की गाइडलाइन है इसको लेकर के वो क्या है। तो लिखो NDMA की गाइडलाइंस, ठीक है, NDMA की गाइडलाइन, NDMA की गाइडलाइंस के बारे में अगर बात करते हैं तो NDMA की गाइडलाइंस है जो वो 2007 में आई थी, और 2007 में ये गाइडलाइंस है जो उन्होंने दी। क्या गाइडलाइंस दी उन्होंने कहा कि जो नए कंस्ट्रक्शन आप बना रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे, डिजास्टर रेजिस्टेंट होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू डिजास्टर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। तो आप लिखो कि जो भी नए स्ट्रक्चर है, NDMA ने ऐसा कहा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू डिजास्टर, कह सकते हैं रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू डिजास्टर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, मतलब कि आपदा, यहां पर आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि आपदा रोधी, आपदा रोधी इमारतों का निर्माण, ठीक है, आपदा रोधी इमारतों का निर्माण है जो वो यहाँ पर करवाना होगा। दूसरी बात यहाँ पर क्या बेटा, दूसरी बात अगर कहें तो सेकंड पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सेकंड पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि NDMA ने यहाँ पर कहा कि रेट्रोफिटिंग, जो भी वीक बिल्डिंग्स हैं उनकी रेट्रोफिटिंग करना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए रेट्रोफिटिंग ऑफ वीक बिल्डिंग्स, मतलब कहने का ये है कि कमजोर इमारतों की रेट्रोफिटिंग करना, ठीक है, कमजोर इमारतों की रेट्रोफिटिंग करना। इसके अलावा तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये होगा कि जो लॉज हैं उनको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने के लिए गाइडलाइंस आई है। देखिए लॉज शुड बी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट, लॉज शुड बी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड, लॉज शुड बी प्रॉपर्ली
इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, मतलब कहने का कि नियमों का नियमों का नियमों का ठीक से पालन किया जाना, नियमों का ठीक से पालन किया जाना। ठीक है, नियमों का ठीक से पालन किया जाना। ठीक है, ये इसका एक पार्ट हो जाएगा। इसके अलावा ठीक है, लॉ शुड बी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड, ये आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा और क्या हो सकता है, और यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ये एनडीएमए ने और क्या कहा है, एनडीएमए ने यहाँ पर ये भी कहा है कि अवेयरनेस और रेडीनेस पर काम करना चाहिए। अवेयरनेस और रेडीनेस, अवेयरनेस एंड रेडीनेस, क्या मतलब हुआ इसका, जागरूकता और तत्परता, जागरूकता एवं तत्परता। ठीक है, जागरूकता और तत्परता से काम किया जाना। इसके अलावा यहाँ पर और क्या, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, ठीक है, जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, क्षमता निर्माण पर काम किया जाना, क्षमता निर्माण पर काम किया जाना। ठीक है, क्षमता निर्माण, क्षमता निर्माण क्या मतलब हुआ, क्षमता निर्माण का, क्षमता निर्माण का, कैपेसिटी बिल्डिंग का, कैपेसिटी बिल्डिंग। अभी सारे कुछ वापस से मैं समझा दूंगा एक बार। ठीक है, क्षमता निर्माण लिख लो पहले इनके सारे पॉइंट एनडीएमए वाले। क्षमता निर्माण, क्षमता निर्माण, क्षमता निर्माण के अलावा अगर आप ये कहेंगे तो यहाँ पर इमरजेंसी रेस्पॉन्स के लिए भी बोला है। क्या है, इमरजेंसी रेस्पॉन्स के लिए, इमरजेंसी रेस्पॉन्स, इमरजेंसी रेस्पॉन्स क्या मतलब हुआ इस इमरजेंसी रेस्पॉन्स का, इमरजेंसी रेस्पॉन्स का मतलब हुआ कि आपातकालीन स्थिति में तुरंत आपको क्या है, प्रतिक्रिया देनी है। आपातकालीन, आपातकालीन प्रतिक्रिया। ठीक है, आपातकालीन स्थिति में आपको क्या है, प्रतिक्रिया यहाँ पर देने की जरूरत है। ठीक है, तो ये बात है जो वो इसमें यहाँ पर कही गई कि आपातकालीन प्रतिक्रिया आप यहाँ पर दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो एनडीएमए की जो गाइडलाइंस है 2007 की, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, तो बात समझो एक करके। यहाँ पर कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू डिजास्टर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पर कि ऐसे जो आपदा रोधी इमारतें उनका निर्माण किया जाना चाहिए। ऑलरेडी हमने भी यहाँ पर अपने पॉइंट में भी ये बनाया और एनडीएमए ने भी ये बात कही। इवन आप ये कह सकते हैं एनडीएमए ने जो बातें कही उन्हीं के हिसाब से हमने यहाँ पर एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया है जिससे सारी चीजें हैं जो वो एक साथ आ जाए। ठीक है, क्या है कि सर आपदा रोधी इमारतों का निर्माण किया जाना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, दूसरी बात है रेट्रोफिटिंग ऑफ द वीक बिल्डिंग, मतलब कि कमजोर इमारतों की रेट्रोफिटिंग करो। कमजोर इमारतें हैं जो उनकी आपको रेट्रोफिटिंग यहाँ पर करने की जरूरत है। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब क्षमता निर्माण, क्षमता निर्माण का मतलब, क्षमता निर्माण का मतलब हुआ कि ऐसा ना हो कि जब भूकंप आया है और टीम रेडी नहीं है, लोग नहीं है उनके पास, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या, लॉ शुड बी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड, मतलब कि नियमों का ठीक से पालन होना चाहिए, जागरूकता, तत्परता, ये सब हमें दिखानी होगी। और अगर आपातकालीन स्थिति आई है तो तुरंत रेस्पॉन्स टीम, एक छोटी टुकड़ी है जो वो तुरंत आगे भेज दी जाए। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर कही गई। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि सरकार ने भी जो स्टेप्स लिए हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे क्या, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट लिखो, है ना। इससे क्या है कि मैं डायग्रामेटिकली अगर आपको बताऊंगा तो आपको एक तो नोट्स ठीक से बन जाएंगे आपके, है ना, बहुत कुछ लिखा लिखा हो जाएगा। एक तो नोट्स ठीक से बन जाएंगे, दूसरी बात क्या होगा कि आप इसको एज ए फ्लो चार्ट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और रिवीजन के टाइम पे देखो, बात यह है कि आप कितनी भारी भरकम नोट्स बनाते हो उससे मैटर नहीं, कितनी चीजें आपके दिमाग में रहती है वो है इंपॉर्टेंट। तो ऐसे क्या है, याद ज्यादा रहेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर लिखिए स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा उठाए गए कदम, सरकार द्वारा उठाए गए कदम। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार के द्वारा उठाए गए कदम क्या है, सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की अगर मैं बात करूं बेटा, तो आप समझिएगा कि यहां पर
सरकार ने जो एक चीज की है वो क्या है, एनडीआरएफ का निर्माण किया है। एनडीआरएफ क्या चीज है, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, ठीक है। यहाँ पर फोर्स का निर्माण एक किया है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये फोर्स सबसे पहले पहुंचता है, जब भी कोई आपदा होती है तो सबसे पहले ये फोर्स है जो वो पहुंचता है, ठीक है। तो आपदा ऐतिहासिक स्थलों में सर्वप्रथम पहुंचना, तो इसका काम एक तो क्या हो गया कि सर्वप्रथम पहुंचना, सर्वप्रथम पहुंचना, कहां पर पहुंचना, जहां पर आपदा हुई है, ठीक है। ये बात आपको पता है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि इनको क्या है कि भूकंप वाले इलाकों में इनको तैनात किया जाता है, ठीक है। और सबसे अधिक भूकंप वाले इलाकों में इनकी तैनाती है ना, सर्वाधिक तैनाती, भूकंप वाले इलाकों में सर्वाधिक तैनाती, आप ऐसे लिख लो, ठीक है। भूकंप वाले इलाकों में सर्वाधिक तैनाती, तैनात, ठीक है। इनको तैनात है जो वहां पर किया जाता है। मैक्सिमम पोस्टिंग इन द अर्थक्वेक प्रोन एरिया, ठीक है। लिख लो आप, क्या लिखोगे, मैक्सिमम पोस्टिंग इन अर्थक्वेक प्रोन एरिया, ठीक है। मैक्सिमम पोस्टिंग है जो वो इनकी अर्थक्वेक प्रोन एरिया में होती है। इसके अलावा इनको सर्वप्रथम यहाँ पर पहुंचना होता है, अराइव अर्लीस्ट, ठीक है। सबसे पहले ये यहाँ पर पहुंच जाए, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरी बात, सरकार ने एक तो एनडीआरएफ बना दिया और उनको ये दे दिए कि भाई इनकी मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम है जो आप देख रहे हो अर्थक्वेक ही आ रहा है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो इनको वहीं पे पोस्ट करो ताकि जल्दी से फटाफट पहुंच पाए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर तभी पहुंच पाएंगे। दूसरी बात यहाँ पर क्या किया गया, दूसरा बात यहाँ पर क्या, आपदा जोखिम क्षेत्रों का सूचकांक बनाया गया, ठीक है। इंडेक्स बनाया गया किसका, डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज का, ठीक है। तो इंडेक्सिंग यहाँ पर कर दी डिजास्टर। अब इससे क्या पता चलेगा कि कौन सा कितना संवेदनशील है, कौन सा कितना, तो इंडेक्सिंग आपने कर ली, ठीक है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं कि इंडेक्स ऑफ डिजास्टर आप लिख सकते हैं इंडेक्सिंग ऑफ डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज, डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज, ठीक है। आप लिखिए आपदा जोखिम क्षेत्रों, आपदा जोखिम क्षेत्रों का इंडेक्स बनाया गया। आपदा जोखिम क्षेत्र है जो उनका इंडेक्स है जो वो यहाँ पर तैयार किया गया कि आप भाई इनको इनकी है इंडेक्सिंग कीजिए। अब इंडेक्सिंग करने से क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा बच्चों, इससे क्या हो जाएगा सर, इससे ये फायदा होगा कि बड़ी आसानी से उन क्षेत्रों का पता लगाया जाएगा कि संवेदनशील क्षेत्र क्या है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि वल्नरेबल या संवेदनशील, ठीक है, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, क्षेत्रों की पहचान, वल्नरेबल एरियाज या संवेदनशील क्षेत्र है जो उनकी यहाँ पर पहचान है जो वो आसानी से हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा सरकार ने खुद ही 2014 में राष्ट्रीय रेट्रोफिटिंग प्रोग्राम है जो वो चलाया है, ठीक है। क्या चलाया है, राष्ट्रीय नेशनल रेट्रोफिटिंग प्रोग्राम, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय रेट्रोफिटिंग प्रोग्राम, ठीक है। राष्ट्रीय रेट्रोफिटिंग प्रोग्राम है जो वो यहाँ पर सरकार ने चला रखा है। कब चलाया था, 2014 में सरकार ने ये जो प्रोग्राम है जो वो चलाया, ठीक है। इसके अलावा आरबीआई की भी अपनी पहल है, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं, आरबीआई की पहल के साथ इसको जोड़ा। आरबीआई की क्या पहल है, आरबीआई ने कहा कि ऐसी बिल्डिंग्स को हम लोन ही नहीं देंगे जो कि हमारी जो मतलब जो हमने वो बनाए हैं, नियम बनाए हैं, उनका पालन नहीं करते, ठीक है। तो बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दिया गया नॉट टू गिव लोन्स फॉर दोज बिल्डिंग हु आर मेकिंग
बिल्डिंग्स हु आर नॉट मेकिंग बिल्डिंग्स अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। ठीक है, तो जिन आप लिख लें इस बात को, यहां पर लिखो आरबीआई की पहल, और इसमें क्या है, इसमें क्या है, बैंकों को, आप लिखो बैंकों को दिशा निर्देश दिए गए कि वे उन बिल्डिंग्स के लिए लोन न दें जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आप समझ पा रहे होगे कि सर उनको वो लेना होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है, अब अर्थक्वेक रेजिस्टेंट आप बना नहीं रहे हो, आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो कैसे मिलेगा? तो आरबीआई को यहाँ पर बोला गया कि आप भैया अपने बैंकों को ये बात बता दो कि इन लोगों को क्या है, लोन नहीं देना है। तो ये भी आरबीआई ने भी अपनी एक पहल कर दी है ना, कि भाई हम पैसा दे रहे हैं, अब बिल्डिंग गिर जाती है तो लोन भी नहीं चुकाता आदमी, तो बेटर है कि है ना इनको लोन ही ना दिया जाए। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर कही गई, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये भाई रणनीति है जो वो तैयार है, जो वो यहाँ पर की गई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे कि क्या है सर समस्या, क्या है इसमें स्थिति। ठीक है, तो एक आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी ध्यान रखना है, दूसरा आपको पोस्ट डिजास्टर यहाँ पर क्या किया। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर, और इसके अलावा एनडीएमए की जो गाइडलाइंस है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर, सरकार ने क्या क्या पहल की है वो। ठीक है, अब इसके आगे हमें क्या और पढ़ना है सर? इसके आगे हमें अभी यहाँ पर चुनौतियां पढ़नी है, और फिर हमें पढ़ने हैं कि सुझाव। ठीक है, कि क्या क्या आप सुझाव देंगे। ठीक है, तो चुनौतियां और सुझाव, ये वाला पार्ट अभी इसमें शेष है। ठीक है, इसके अलावा चुनौतियां और सुझाव हो गया। इसके अलावा अभी आपने प्रभाव भी नहीं इसमें नहीं किया है कि सर इसके इफेक्ट क्या होते हैं, तो वो वाला पार्ट, मतलब 3 चीजें रह गई हैं कि सर प्रभाव देखने हैं, चुनौतियां देखनी है, और इसके सुझाव देखने हैं। ठीक है, तो इस पार्ट को हम कल खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लेना, और इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां पर हमारी बहुत सारी चीजें चल रही है, जैसे कि आपकी करंट अफेयर की प्रॉब्लम है, जो वो सुबह पीआईबी 7 बजे हम पीआईबी लाइव लेते हैं, तो वो आपको डेली बेसिस पर देखना है ना, उसको भी हम ऐसे ही प्रॉपरली समझा करके उसको पूरा बताते हैं, ताकि आपका कोई क्वेश्चन 2026 के बाद जो पैटर्न बदला है उसमें आप कहीं भी कमजोर ना फील करें। दूसरी बात, ये तो चल ही रहा है, इसके अलावा मेंस आंसर राइटिंग, देखो प्री मेंस की दोनों की साथ में तैयारी होती है, और करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर शुरू हमारा चल गया, मेंस का है जो 10 बजे से होता है, 12 बजे से आपकी ये क्लासेस होती है, मतलब हम यहाँ पर अलग अलग क्लासेस करते रहेंगे। अभी यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट चल रहा है, ये खत्म होगा तो कुछ और, जनरली बच्चे एनसीईआरटी के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो देखते हैं, वो भविष्य में डिसाइड करेंगे जब ये खत्म हो जाएगा तब। ठीक है, मैक्सिमम लोग जो बोलेंगे उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।